ये रहा फॉर गर्लफ्रेंड मनवा का अगला पार्ट। अगर आप लोगों ने अभी तक इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसे जरूर देखें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लेकिन मेरी नज़र पड़ते ही वह तुरंत डर गई। उसने कहा, ठीक है, मैं माफ़ी मांग लूंगी। अब से तुम जो भी कहोगे मैं वही करूंगी। मैं सुरक्षित रूप से मीटिंग रूम से बाहर निकल आया और जांग यूई की जान जो हलक में अटकी थी आखिरकार वापस आ गई। उसने वह खंजर निकाला जिसे उसने जब्त किया था। कोई आश्चर्य नहीं कि पेलुसी पहले इधर उधर टटोल रही थी, लेकिन उसे बाहर नहीं निकाल सकी। अभी भी कमरे में मौजूद दोनों महिलाओं के बीच एक संक्षिप्त बहस हुई। पेलुसी मुझे खुश करना चाहती थी, इसलिए उसने वास्तव में अपना सिर झुकाया और जांग यूई से माफ़ी मांगी। जांग यूई ने यह देखकर कि वह पूरी तरह से तर्कहीन नहीं थी, एक लंबी आह भरी। अंत में उसने फिर भी उसे मेरे घर का पता दे दिया। पत्रकारों से निपटने में और 2 घंटे लग गए। मैं पूरी तरह थक चुका था। इससे पहले कि मैं चैन की सांस ले पाता, पेलुसी अचानक जांग यूई के ठीक सामने दौड़कर बाहर आए, मेरा चेहरा ऊपर उठाया और मुझ पर चुंबनों की बौछार कर दी। तुमने मुझे चूम नहीं था, इसलिए मैं ही तुम्हें चूम लेती हूँ, उसने कहा। वह शर्मा गई, एक चुलबुली टिप्पणी छोड़ी और संतुष्ट होकर भाग गई। सत्यानाश, मैंने फिर से अपनी मन्नत तोड़ दी। तभी जांग यूब ने मुझसे पूछा, क्या स्वाद अभी भी बाकी है? क्या मेरे होंठ ज्यादा मीठे हैं या उस बड़ी स्टार के होंठ ज्यादा मीठे हैं? मैं इतना डर गया था कि मेरी आवाज़ निकालने की हिम्मत नहीं हुई। बेहतर है कि जल्दी घर चला जाऊं, वरना घर वाला व्यक्ति कातिलाना इरादे लिए यहाँ आ जाएगा। अपार्टमेंट लौटकर मैंने घबराहट में 507 नंबर का दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा खुला और शू शाओ आंग बिखरे हुए बालों और अखरोट जैसी सूजी हुई आंखों के साथ दिखी, जो पूरी तरह से पस्त लग रही थी। जैसे ही उसने मुझे देखा, उसकी सारी दबी हुई निराशा आखिरकार फूट पड़ी। वह बिलक पड़ी और मेरी बाहों में गिर गई। अपने सामने थकी हारी शू शाओ आंग को देखकर मेरा दिल अपराध बोध से भर गया। इन 7 दिनों तक वह न कुछ खा सकी और न सो सकी, लगातार सपने देख रही थी कि मुझे हिरासत में सताया जा रहा है और मैं मदद के लिए चिल्ला रहा हूँ। मुझे सुरक्षित देखने के बाद वह अपने आंसुओं के बीच मुस्कुराए और मेज़ पर मेरे पसंदीदा व्यंजनों को सजाया जो उसने बड़ी मेहनत से तैयार किए थे। नहाने और अपनी असली सुंदरता वापस पाने के लिए मेकअप करने के बाद उसने अचानक पेलुसी के बारे में कड़ाई से पूछा। पता चला कि पेलुसी द्वारा खबर लीक करने के अलावा चुवेनियाओ के पूरी तरह बर्बाद होने का कारण ये था कि शू शाओ आंग ने अपने पीछे खड़े हाई यूआई ग्रुप के दबाव का इस्तेमाल किया था। शू शाओ आंग ने जानना चाहा कि मेरे और पेलुसी के बीच क्या हुआ था। मुझे हिचकिचाते हुए देखकर उसने तुरंत चुंबन के बारे में अंदाज़ा लगा लिया। मुझे भी चाहिए, जो भी हो। पेलुसी के पास है तो मेरे पास भी होना चाहिए। इससे पहले कि मैं कोई प्रतिक्रिया दे पाता, उसने मेरा सिर पकड़ा और मुझ पर चुंबनों की बौछार कर दी। मैंने अपने होठों को छुआ, खुद को असहाय महसूस किया और अपने दिल में एक बार फिर पछतावा किया। बट मैंने अपनी मन्नत फिर से तोड़ दी है। हालांकि चुंबन के ठीक बाद खुद को संभाले रखने के लिए चियाओ यांग के लिए खाना पकाने की गर्माहट पर भरोसा करने वाली उसकी आत्मा अचानक शिथिल हो गई और वह मेरी बाहों में गिर गई। वह बहुत ज्यादा थक चुकी थी। मेरा दिल दहल उठा जब मैंने उसे गोद में उठाकर उसके बेडरूम में पहुंचाया। उसने धुंधली नजरों से मेरा हाथ पकड़ा और 10 सेकंड से भी कम समय में गहरी नींद में सो गई। मैं बिस्तर के पास बैठ गया, धीरे से उसका हाथ पकड़कर उसे शुभरात्रि की शुभकामना दी। शहर के दूसरे कोने में मेरी जानकारी के बिना मुझे निशाना बनाने की योजना बनाई जा रही थी। चुवेनियाओ अब पूरी तरह बर्बाद हो चुका था, उस जुआरी की तरह जिसकी आंखें सब कुछ हारने के बाद लाल हो गई थीं। वह अंडरवर्ल्ड के जेड फॉरेस्ट गैंग के तीसरे मास्टर लू गैंग को खोजने गया। भले ही मेरी शोहरत इस समय बढ़ रही थी, जिससे अपराधी थोड़े झिझक रहे थे। यहाँ 7 मिलियन हैं, 5 मिलियन उसकी जान लेने के लिए और 2 मिलियन तुम लोगों के लिए चुप रहने के पैसे। इस बीच मैं इन सब से पूरी तरह अनजान सुबह की धूप में शू शाओ आंग के बिस्तर के पास जाग रहा था। शू शाओ आंग अपना एप्रन बांध रही थी। मेज पर तले हुए आटे और टोफू पुडिंग सजे थे। उसने खुद बनाया था, बिल्कुल एक नवविवाहित पत्नी की तरह दिख रही थी। इस गर्मजोशी भरे एहसास ने मुझे हाई अलर्ट पर कर दिया। कल पूरे दिन 3 पूर्व प्रेमिकाओं द्वारा बारी बारी से चूमे जाने के बाद मेरे मंदिर की साधना से बनी इच्छाशक्ति टूटने लगी थी। अगर यह जारी रहा तो मुझे डर है कि मैं अपनी पुरानी गलतियां दोहरा दूंगा। चाओ, तुम वहां ऐसे सुध बुध खोकर क्या खड़े हो? जल्दी आओ और नाश्ता करो। जैसे ही मैं खाने वाला था, हॉल के पार रूम 505 से दस्तक हुई। कौन खटखटा रहा है? मैंने पीपहोल से देखा और मेरे होश उड़ गए। अरे लुसी, वह यहाँ कैसे पहुंच गई? मैं तो पूरी तरह फंस गया। मैंने इसे छिपाने की कोशिश की, लेकिन शू शाओ आंग ने तेजी से इस असामान्यता को पकड़ लिया। उसने तुरंत अपनी सौम्य पत्नी वाली छवि छोड़ दी और एक शक्तिशाली आभा वाली अमीर युवा मालकिन के रूप में वापस आ गई। तुम इतने दबे छिपे क्यों हो रहे हो? एक तरफ हटो, मुझे देखना है कि कौन खटखटा रहा है। मेरे पास उसे रोकने का बिल्कुल समय नहीं था। उसने एक हाथ से दरवाज़ा खोल दिया। बाहर पेलुसी धीमी आवाज़ में मेरा नाम पुकार रही थी। शोर सुनकर वह मुड़ी। पेलुसी और शू शाओ आंग, मेरी 2 सबसे कठिन पूर्व प्रेमिकाएं, इस पल आधिकारिक रूप से आमने सामने टकरा गईं। ओह, तो ये बड़ी स्टार है। कोई आश्चर्य नहीं कि शाओ यांग अभी इतना चिंतित था। शू शाओ आंग पहली थी जिसने व्यंग्यात्मक प्रहार किया। हालांकि पेलुसी ने उसे पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया और मेरी तरफ हाथ हिलाया। इसके तुरंत बाद उसकी नज़र तीखी हो गई।
तुम यहाँ क्यों हो पेलुसी? ये पूरी इमारत मेरे परिवार का प्रोजेक्ट है। मैं जहाँ चाहूंगी वहाँ रहूंगी और जिसके घर में चाहूंगी वहाँ रहूंगी। मैं तो लगभग भूल ही गई थी, तुम एक अमीर बाप की औलाद हो। शू शाओआन, क्या तुम्हें शाओयान को अपने साथ रहने के लिए राजी करने के लिए पैसे फेंकने पड़े थे? पेलुसी के उस एक वाक्य ने शू शाओआन की दुखती रग पर हाथ रख दिया। मैंने विषय बदलने की कोशिश की। पेलुसी ने तुरंत अपने भाव बदले और उज्ज्वल रूप से मुस्कुराए। शाओयान, उसे छोड़ो, चलो बाहर चलकर खेलते हैं। उसके पास समय नहीं है। शाओयान को आज मेरे साथ काम पर जाना है। मैं शाओयान से पूछ रही हूँ, मैंने तुमसे नहीं पूछा। तुम्हें उसके लिए फैसला करने का क्या हक है? तुम खुद को क्या समझती हो? तो फिर मुझे तुमसे पूछने दो, तुम खुद को क्या समझती हो? उन्हें गलियारे में लड़ने से रोकने के लिए मुझे उनके साथ जाना पड़ा और दोनों को नाश्ते के लिए अंदर बुलाया। मेज पर मैंने एक निचले दर्जे के नौकर की तरह बीच में तले हुए आटे को पकड़ते हुए उन दोनों के लिए ध्यान से टोफू पुडिंग परोसी। शू शाओआन द्वारा बनाई गई टोफू पुडिंग का एक घूंट लेते ही उसकी आंखों में अविश्वसनीय आश्चर्य की चमक आ गई, लेकिन उसका मुंह जिद्दी बना रहा। यह मुश्किल से स्वीकार्य है मिस पी, आपकी पसंद निश्चित रूप से परिष्कृत है। क्या आप आमतौर पर खुद खाना बनाती हैं? मैं आमतौर पर बहुत व्यस्त रहती हूँ, तुम्हारी तरह खाली नहीं शू, जो सारा दिन रेसिपी खोजने में बिता देती है। चाहे व्यस्त हो या न हो, फिर भी व्यक्ति को सीखना चाहिए। कुछ लोगों को बाहर खाना पसंद नहीं है, तुम्हें पता है। ठीक है, शाओआन ने मेरी तरफ रुख किया। क्या ऐसा है? मुझे लगा कि शाओयान को बाहर खाना बहुत पसंद है। शाओयान, तुम कहाँ खाना पसंद करते हो? पेलुसी भी मुझे घूरने लगी इस घातक सवाल का सामना करते हुए। मेरे चेहरे से ठंडा पसीना बहने लगा। मुझे लगा जैसे मेरा सिर फटने वाला है। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले पल में मेरी जान बचाने वाली फोन की रिंगटोन अचानक बज उठी। ये जांग यूई है, सिस्टर वेई हमेशा के लिए। अपने दिल में मैंने चुपके से जांग यूई को धन्यवाद दिया। ये फोन कॉल वास्तव में एक जीवन रक्षक था। एक पल में इसने मुझे, जो शू शाओआन और पेलुसी की नज़रों से मारा जाने वाला था, वापस इंसानी दुनिया में खींच लिया। हेलो डायरेक्टर जांग, ऑफिस में इमरजेंसी है, मैं अभी आ रहा हूँ। मैंने बहाना बनाया कि ऑफिस में कोई संकट आ गया है, जैसे कि मेरी जान उस पर निर्भर हो। लेकिन ये दोनों महिलाएं मेरे साथ बहुत लंबे समय तक रही हैं। जिस क्षण मेरी आंखें झपकी, उन्हें पता चल गया कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। लिविंग रूम, जो कभी बारूद की तरह महक रहा था, अचानक बर्फ जैसा ठंडा हो गया। मैंने और कुछ नहीं कहा। पेलुसी ने भी अपना सिर झुका लिया। इस नाश्ते ने मुझे ऐसा महसूस कराया जैसे मैं कांटों की सेज पर बैठा हूँ। यहाँ तक कि तले हुए आटे के एक टुकड़े को चबाना भी भारी लग रहा था। हवा ऐसी महसूस हो रही थी जैसे जम गई हो। खाने के बाद मैं भागना चाहता था। चलो मैं तुम्हें ले चलती हूँ। रहने दो मिस बिग स्टार, अगर तुम्हारी फोटो खींच गई तो सब खत्म हो जाएगा। मुझे उसे ले जाने दो। विश्व युद्ध 2 को छिड़ते देख मैंने मेज पटकी और खड़ा हो गया। ठीक है, मैं सबवे से जा रहा हूँ। मैं अपनी जान बचाकर भागा। वे दोनों महिलाएं जो मेरे पीछे आग और पानी की तरह थीं, वास्तव में किसी तरह के समझौते पर पहुंच गईं। शू शाओआन ने पेलुसी को ठंडे स्वर में याद दिलाया, न केवल निंग देश लौट आई है, बल्कि भी नाम की वह महिला भी आसपास ही घात लगाए बैठी है। आपस में लड़ने के बजाय बाहरी लोगों के खिलाफ एकजुट होना बेहतर है। जहां तक मेरी बात है, मैं सबवे पर सुध बुध खोकर बैठा अपनी जीवन पसंद पर संदेह कर रहा था। एबट सही थे, मेरा भाग्य वास्तव में पीच ब्लॉसम लक से अभिशप्त है। अगर मैं इसी तरह उलझा रहा तो निश्चित रूप से कोई सुखद अंत नहीं होगा। मैंने मन ही मन कसम खाई कि आज से मैं अपने करियर पर ध्यान केंद्रित करने के लिए महिलाओं से दूर रहूंगा। लेकिन हकीकत मुझे मौका ही नहीं देगी। मुझे एक हाई स्कूल की लड़की ने पहचान लिया। तुम चौवांग हो, है ना? सबवे स्टेशन तुरंत धमाके की तरह गूंज उठा। फोटो खिंचवाना, ऑटोग्राफ देना, मैं उत्साही प्रशंसकों से इतनी बुरी तरह घिर गया था कि पानी की एक बूंद भी बाहर नहीं निकल सकती थी। एक भगोड़े की तरह मैं किसी तरह सबवे से बाहर निकला। जब तक मैं ऑफिस की इमारत के नीचे पहुंचा, मेरा सिर अभी भी चकरा रहा था और मैं बस झपकी लेने के लिए ऑफिस जाना चाहता था। बेसबॉल कैप पहने एक आदमी मेरी ओर चला आया और धीमी आवाज में पूछा, चौवांग, है ना? मेरी एक इमरजेंसी है। शायद अगली बार। मैं ये सोचकर बोल पड़ा कि यह कोई और प्रशंसक है। अगले ही पल स्टील की एक चमक दिखाई दी और एक तेज खंजर सीधे मेरी गर्दन की ओर आया। मैं सहज रूप से पीछे हट गया। जहां मेरी गर्दन और कंधे मिलते हैं, वहां खून की एक लकीर उभर आई। विरोधी की हरकतें बिजली की तरह तेज थीं। उसने मेरे कंधे को दबा लिया। इससे पहले कि मैं चिल्ला पाता, ठंडी ब्लेड मेरी वर्दी में जोर से घुस गई। ऑफिस की इमारत के नीचे की वह सिहरन तुरंत हड्डी तोड़ने वाले दर्द में बदल गई। जैसे ही वह दोबारा वार करने के लिए आगे बढ़ा, मैंने उसकी कलाई कसकर पकड़ ली और अपने फेफड़ों की पूरी ताकत से चिल्लाया, आग! सब लोग देखो, यहाँ आग लगी है। चारों तरफ से चीखें गूंज उठीं। हमलावर घबरा गया। वह पीछे हटा, एक मोटरसाइकिल पर कूदकर भाग गया। मैं बस शांत रहकर तमाशबीनों से अपने लिए एम्बुलेंस बुलाने के लिए कह पाया। 5 मिनट बाद मैक्सिंग मीडिया के प्रवेश द्वार पर जांग यूई, जिसने मुझे नहीं देखा था, ने पेलुसी को भी वहां आते देखा। तीनों महिलाओं ने अभी अपनी उग्र बहस शुरू ही नहीं की थी कि मुझे कौन अपने पास रखेगा। तभी एक पीले पड़े चेहरे वाले कर्मचारी ने दौड़कर आकर चिल्लाया, चौवांग को सबवे स्टेशन पर चाकू मार दिया गया है। उसका खून हर जगह बह रहा है।
शू शाओ आन की आंखों के सामने तुरंत अंधेरा छा गया और वह जमीन पर गिर पड़ी। जांग यूई अपनी घबराहट को नजरअंदाज करते हुए पागलों की तरह घटनास्थल की ओर भागी। जैसे ही मुझे ले जा रही एम्बुलेंस पास से गुजरी, पेलुसी की नज़र पूरी तरह से टूट गई, जैसे कि यह एक ऐसी नफरत हो जो पागलपन की हद तक हो। वह रोई नहीं, बस ठंडेपन से मुड़ गई। अस्पताल चलें? शू शाओ आंग ने कांपती आवाज में पूछा। मैं जैक निंग पेल चाओ निंग को खोजने जा रही हूँ, उसने भावहीन होकर कहा। जिसने भी उसे चोट पहुंचाई है, मैं उसे अपनी जान से कीमत चुकाने पर मजबूर कर दूंगी। शू शाओ आंग ने उसे नहीं रोका। इसके बजाय उसने अपना फोन निकाला। उसे पता था कि चाकू के इस घाव की वजह से यून सिटी की दुनिया पूर्ण अराजकता में डूबने वाली है। एम्बुलेंस के अंदर जांग यूई ने मेरा हाथ पकड़ रखा था। वह रो रही थी और कसम खा रही थी कि अगर मैं मर गया तो वह भी नहीं जीना चाहेगी। सिस्टर वेई, मैं मरने वाला नहीं हूँ, चिंता मत करो। जांच के बाद डॉक्टर को पता चला कि कोई भी महत्वपूर्ण अंग प्रभावित नहीं हुआ है। मैंने चैन की सांस ली और अपने खून से सने हाथ को उठाने की कोशिश की। हमलावर का मांस मेरे नाखूनों के नीचे है, इसमें उसका डीएनए है। जल्दी से सबूत इकट्ठा करो। एक सांस बाकी रहने पर भी मैं उस कमीने को यून सिटी में भारी कीमत चुकाने पर मजबूर करने वाला था जिसने मुझे मारने की कोशिश की। जब सबसे सफल पुनर्वासित अंडरवर्ल्ड शक्ति का उल्लेख किया जाता है तो वह होंगैंग ग्रुप के अलावा कोई नहीं है। इसकी लीडर चाओ निंग जानिंग केवल 31 वर्ष की है, लेकिन यून सिटी के 20 सबसे अमीर लोगों में शामिल है। इस समय वह पूर्व अंडरवर्ल्ड बड़ी बहन शीशे के सामने खड़ी थी, उस आदमी का स्वागत करने के लिए मेकअप कर रही थी जिससे वह प्यार और नफरत दोनों करती थी। उसने अपना सख्त बिजनेस सूट उतारा और एक ऐसी पोशाक पहनी जो किसी भी आदमी को दीवाना बना दे, एक टाइट लाल ड्रेस। हालांकि उसे शाओ यांग नहीं मिला। इसके बजाय पेलुसी ऑफिस में घुस आए। पेलुसी और जिंग इस तरह भड़काऊ कपड़े पहनकर शाओ यांग को बहकाने की कोशिश कर रही हैं। हाँ, सही है, लगता है तुम उसे कंट्रोल कर सकती हो। वह अस्पताल में है, पेलुसी ने उसकी बात काटते हुए कहा। उसे चाकू मार दिया गया है। चाओ निंग के चेहरे का मोहक भाव तुरंत जम गया, जिसकी जगह एक आसमान छूते गुस्से ने ले ली। किसने किया? मैं खुद उनके टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। पेलुसी ने साफ तौर पर स्वीकार किया कि उसकी पहुंच अंडरवर्ल्ड तक नहीं थी, इसलिए उसे इस पुरानी प्रेम प्रतिद्वंद्वी से मदद मांगनी पड़ी। लगता है कोई अपना सबक भूल गया है। 12 घंटों के भीतर मैं सुनिश्चित करूंगी कि उन्हें याद आ जाए। उसी समय अस्पताल में सर्जरी के बाद और पुलिस की पूछताछ का सामना करते हुए मैं अजीब तरह से शांत रहा। यह हमलावर का डीएनए है जो मेरे नाखूनों के नीचे रह गया था। मुझे यकीन है कि यह उपयोगी होगा। पुलिस मेरी शांति देखकर हैरान थी। ऐसा नहीं लगता कि यह आपका इस तरह का पहला मामला है ना? पुलिस को विदा करने के बाद मैं अस्पताल के बिस्तर पर अभी भी डर में लेटा था। मेरे इतने शांत रहने का कारण यह नहीं था कि मैंने बहुत सारी फिल्में देखी थीं, बल्कि इसलिए था क्योंकि 6 साल पहले मैंने वास्तव में किसी को मारा था, और उस कृत्य में मेरी साथी मेरी एक पूर्व प्रेमिका चाओ निंग थी। चाओ निंग के बारे में सोचकर ही मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। वह एक ऐसी याद है जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता। 6 साल पहले की वे घटनाएं मेरे दिमाग में एक छाप की तरह अंकित हैं, ये जानते हुए कि मरते दम तक मुझे वह गलती नहीं दोहरानी चाहिए, वरना महिलाओं से दूर रहने का जो फ्लैग मैंने बड़ी मेहनत से बनाया था वह पूरी तरह से ढह जाएगा। इस समय जांग यूई लंच बॉक्स लेकर अंदर आए। क्या हमारा हीरो जाग गया है? मैं तुम्हारे लिए कुछ खाना लाई हूँ। सिस्टर वेई, पेलुसी और शू शाओ आन कहाँ हैं? वे क्यों नहीं आईं? मैं हिचकिचा रहा था, ये पूछना चाहता था कि वे कहाँ गई हैं, लेकिन जांग यूई ने मुझे तुरंत पकड़ लिया। एक स्कम्बैग धोखेबाज की तरह व्यवहार करना बंद करो, उन्हें कुछ जरूरी काम है, बस यहाँ शांति से रहो। हालांकि उसने उदासीन होने का नाटक किया, लेकिन मैं धुंधला सा महसूस कर सकता था कि यून सिटी एक तूफान का सामना करने वाली है। मेरा अंदाजा सही था। सतह पर यून सिटी पूरी तरह से फट पड़ी थी। मेरा नाम टॉप ट्रेंडिंग सर्च में 30 से ज्यादा स्थानों पर था। यहाँ तक कि यून सिटी के दिग्गज हाई यूआई ग्रुप ने अचानक एक इनाम का नोटिस जारी कर दिया। 10 मिलियन। बस हमलावर के बारे में एक सुराग दें और आप तुरंत 10 मिलियन प्राप्त कर सकते हैं। पूरे शहर के नागरिक पागल हो गए, केवल न्याय के लिए नहीं, बल्कि एक भारी इनाम के लिए जो उनकी किस्मत बदलने के लिए काफी था। इस बीच यून सिटी के काले पक्ष में भी व्यवस्था चरमरा रही थी। 5 प्रमुख गिरोहों के सरगनाओं को एक साथ बुलाया गया था। उन्हें इस तरह डर से थरथराने पर मजबूर करने वाली केवल वही लीडर हो सकती थी। यून सिटी के एक भूमिगत कैसीनो के एक छोटे से कमरे में चाओ निंग ने सूट बदला। उसकी आभा मोहक से बदलकर बर्फ जैसी ठंडी हो गई। गुई गैंग का नया बॉस आकाए एक बिगड़ा हुआ लड़का था जिसे अपनी औकात नहीं पता थी। उसने न केवल अहंकार से बात की, बल्कि चाओ निंग के साथ फ्लर्ट करने की हिम्मत भी की। तुम्हारी मुझे अपमानित करने की हिम्मत कैसे हुई? मुझे लगता है कि तुम्हें मौत की तमन्ना है। इससे पहले कि थप्पड़ पड़ता, आकाए अचानक खड़ा हो गया और पीछे से एक नुकीली ब्लेड उसके शरीर के आर पार हो गई। चाओ निंग ने उसे ठंडेपन से गिरते हुए देखा, जैसे कि वह कचरे का कोई थैला। देख रही हो, उसने सीधे एक्शन का इस्तेमाल करके सबको बता दिया कि यून सिटी अभी भी शी परिवार की है। जब चाकू बाहर निकाला गया तो इससे पहले कि वह अपने घाव को समझ पाता, चाओ निंग ने लापरवाही से हाथ हिलाया जैसे वह कूड़ा फेंक रही हो। तुम्हारी मुझे मारने की हिम्मत हुई? मेरे पिता ओल्ड फिफत जी हैं, वह तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तो फिर चलो ओल्ड फिफत जी और गुई गैंग का सफाया ही कर देते हैं।
खुद को परेशानी से बचाने के लिए आकाई को सलीके से एक काले बॉडी बैग में ठूंस दिया गया। बाकी 4 बॉस बुरी तरह डर गए थे, अपना सिर उठाने की भी हिम्मत नहीं कर रहे थे। चाओ निंग ने अपना सूट ठीक किया, उसका स्वर ऐसा था जैसे वह पुराने दोस्तों से मिल रही हो, लेकिन उसकी बातों ने सबको कंपा दिया। 4 घंटे के भीतर पता करो कि शाओ यांग पर हमला करने वाला व्यक्ति तुम्हारे लोगों में से तो नहीं है, समझे? उसने इन 4 गिरोहों को शाओ यांग के हमलावर को खोजने के लिए 4 घंटे दिए। बदले में गुई गैंग का इलाका उनमें बराबर बांट दिया जाएगा। भारी इनाम और आसन मृत्यु के बीच यून सिटी का अंडरवर्ल्ड तुरंत एक उन्माद में जल उठा। एक ऐसी मानव खोज शुरू हुई जो सतह वाली खोज से भी ज्यादा पागलपन भरी थी। इस बीच मैं अस्पताल के कमरे में लेटा हुआ जांग यूई द्वारा छीले गए सेब को आराम से खा रहा था। सिस्टर वेई, हाई यूआई ग्रुप ने हमलावर को पकड़ने के लिए 10 मिलियन का इनाम रखा है। क्या ये शू शाओ आन का काम था? मैंने मन ही मन गर्व महसूस करते हुए डार्क स्क्रीन की ओर देखा। जांग यूई ने सीधे मेरे विचारों को उजागर कर दिया। तुम पूरे स्कमबैग हो। तुम्हारी वजह से इस समय पूरा यून सिटी मीडिया, नागरिक और यहाँ तक कि अंडरवर्ल्ड भी पूरी तरह अराजकता में है। अंडरवर्ल्ड भी। मैंने जांग यूई की जुबान फिसलने को पकड़ लिया। उसे सवाल से बचने के लिए बाथरूम का बहाना बनाकर जल्दी में जाते हुए देखकर मैं अपनी घबराहट में पसीने पसीने हो गया। अस्पताल के बेड की रेलिंग को पकड़ते हुए मैं झाओ निंग को बहुत अच्छी तरह से जानता था। अगर वह महिला वास्तव में इसमें शामिल हो गई तो यह निश्चित रूप से पुलिस के लिए किसी को पकड़ने जैसा सरल काम नहीं होगा। वह पूरी तरह से कत्लेआम पर उतर आएगी। होंग इंस्टॉलमेंट लोन कंपनी के अंदर जेड फोर्स गिरोह का तीसरा मास्टर लू चियांग गुस्से में 2 गुर्गों का सामना कर रहा था। ये वे 2 लोग थे जिन्होंने मुझ पर हमला करने की कोशिश की थी। एक छुरा घोंपने का इंचार्ज था और दूसरा भाग निकलने का। लुकांग शुरू में काफी शांत था, यहाँ तक कि वह 10 मिलियन के इनाम का दावा करने के लिए इन दोनों को ह्यू ग्रुप को बेचने की लालची योजना बना रहा था। लेकिन जब उसे बड़े भाई वॉन्ग चोन का फोन आया और उसने सुना कि पिछले 6 साल से लापता जानिंग खुद उस आदमी को खोजने के लिए सामने आए हैं, तो वह इतना डर गया कि घुटनों के बल गिर पड़ा। बुयांग ने तुरंत अपने आदमियों को लेकर भागने का फैसला किया। हमें अब यहाँ से निकलना होगा, ये सुरक्षित नहीं है। हालांकि मोटरसाइकिल चलाने वाला लड़का उनके साथ मरना नहीं चाहता था। उसने तुरंत मुड़कर हिवियावे समूह को रिपोर्ट करने के लिए फोन कर दिया। सुराग जल्दी से शू जियावांग के पास पहुंच गया। वह तिरस्कार के साथ ठंडी हंसी हंसी। उसने पुलिस को फोन करना नहीं चुना, इसके बजाय उसने लोकेशन सीधे निंग को भेज दी। वह चाहती थी कि कानून का सामना करने से पहले वे कचरे के टुकड़े यह महसूस करे कि नर्क कैसा होता है। इस क्षण जेड फॉरेस्ट गिरोह में वॉन्ग चोंग अभी भी पूरी तरह अंधेरे में था। वह एक केटीवी में लड़कियों को गले लगाकर अपने गाने में खोया हुआ था। सुपरस्टार इन अ ट्रबल्ड वर्ल्ड गाना बड़े उत्साह के साथ बज रहा था और वह अपने आपराधिक साम्राज्य की महिमा के सपने देख रहा था। जानिंग का ठंडा चेहरा देखते ही कमरे का दरवाजा लात मारकर खोल दिया गया। जाहिर तौर पर वह डर के मारे सुध बुध खो बैठा। दीदी, आप यहाँ मजे कर रही हैं? क्या आप पुराने वांग नहीं हैं? सिस्टर जे, मैं अपनी जान की बाजी लगा दूंगा। ये निश्चित रूप से मेरे आदमियों ने नहीं किया। जानिंग गुस्से में हंसी और सीधे एक रिकॉर्डिंग पेन नीचे फेंक दिया। अंदर उस लड़के की आवाज ने लुआन को मास्टरमाइंड के रूप में बेनकाब कर दिया था, जो भागने की योजना बना रहा था। वॉन्ग चोन तुरंत फर्श पर गिर पड़ा। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि उसके द्वारा कहे गए शेखी बघारने वाले शब्दों को उसका अपना ही अधीनस्थ झूठा साबित कर देगा। इसे ले जाओ। उसी समय लियू कांग उन 2 लोगों के साथ शहर छोड़कर शरण लेने की तैयारी कर रहा था जिन्होंने चाकू मारा था। लेकिन इससे पहले कि कार शुरू हो पाती, 2 ट्रकों ने आगे और पीछे से हर निकास मार्ग को रोक दिया। चियन गैंग के 1 दर्जन से अधिक हटे कट्टे आदमी बड़े छुरे लेकर उन्हें घेर चुके थे। इन खूंखार आदमियों का सामना करते हुए लुकांग पूरी तरह से निराशा में था और केवल आज्ञाकारी रूप से बंधे जाने के लिए कार से बाहर निकल सकता था। इस बीच अस्पताल के कमरे में झू जियावांग दरवाजे की दरार से झांक रही थी। ये देखकर कि मैं अब सुबह की बहस को लेकर पागल नहीं था, वह तुरंत अपनी आंखें लाल करके श्रेय लेने के लिए एक चिपकी हुई नखरेबाज लड़की में बदल गई। ये देखकर कि उसने मेरे लिए 10 मिलियन का इनाम कैसे रखा और पूरे शहर में ताकतों को लामबंद किया, मेरे दिल में अचानक एक अजीब सी मिठास उमड़ पड़ी। मैं उसके सिर को थपथपाए बिना नहीं रह सका। हालांकि ये गर्माहट ज्यादा देर तक नहीं टिकी। मैंने शू जियावांग का हाथ पकड़ा। मुझे बताओ, क्या जानिंग भी इसमें शामिल हुई थी? शू जियावांग ने मेरे पूछताछ करने पर आखिरकार सब कुछ कबूल कर लिया। वह पालेउसी थी, वही जानिंग को खोजने गई थी। पालेउसी की मानसिक स्थिति पहले से ही अस्थिर थी। निंग एक बेरहम कातिल थी। मैंने उन परिणामों की कल्पना की जब ये 2 महिलाएं एक साथ मिल गईं और तुरंत मेरे मरीज के गाउन पसीने से भीग गए। मैं सचमुच घबरा रहा था। परित्यक्त गोदाम के अंदर उमस भरी हवा में रियोंग के दल के लोग कसाई के इंतजार में खड़ी भेड़ों की तरह थे। वे जानिंग और पालेउसी के सामने एक साथ दुबके हुए थे। इसके पीछे के मास्टरमाइंड को खोजने के लिए जानिंग ने तुरंत हमला नहीं किया। लुलियांग ने अत्यधिक निराशा में आखिरकार वह नाम उगल दिया। जैसे ही उसने इसे सुना, पालेउसी की आंखों में पागलपन तुरंत फूट पड़ा। उसे पछतावा हुआ कि उसकी अपनी कमजोरी के क्षण ने अनजाने में जियायांग पर आपदा ला दी थी। मुझे चाकू दो। पालेउसी की आवाज इतनी ठंडी थी कि लोगों को सिहरन होने लगी। ये प्रसिद्ध स्टारलेट अब एक प्रतिशोधी आसुरा में बदल गई थी, क्योंकि उसने चाकू लिया और दम घोंटने वाली हत्या के इरादे से लू चांग की जोड़ी की ओर बढ़ी।
जैसे ही ब्लेड उतरने वाला था, ड्रीम वेडिंग की धुन धीरे से बज उठी। यह जियाओयांग की कस्टम रिंगटोन थी। पालेउसी की आंखों की लाली एक पल में गायब हो गई और वह एक सौम्य बिल्ली के बच्चे में बदल गई। तुम्हारा घाव। हालांकि लाइन के दूसरे छोर पर मेरा भयंकर गुस्सा था। मैंने स्पष्ट रूप से उसके हत्यारे इरादे को उजागर किया और उसे कड़ी चेतावनी दी कि यदि उसने हत्या करने की हिम्मत की तो उसे फिर कभी मुझसे मिलने नहीं आना चाहिए। पालेउसी जैसी जिद्दी व्यक्ति जियाओयांग द्वारा उनके रिश्ते को खत्म करने की धमकी के सामने केवल नाराजगी के साथ समझौता करने का विकल्प चुन सकी। फिर फोन जा निंग को पास किया गया। अंडरवर्ल्ड की इस रानी ने जैसे ही जवाब दिया, उसने अपना एक नखरेबाज और आकर्षक पक्ष दिखाया। हे बेब, क्या तुमने मुझे याद किया? जियाओयांग की कड़ी फटकार का सामना करते हुए जा निंग बिल्कुल भी नाराज नहीं थी। इसके बजाय उसका चेहरा लाल हो गया और उसकी सांसें तेज हो गईं। जियाओयांग उसके साथ जितना रूखा व्यवहार करता था, वह उतनी ही उत्साहित और लीन होती जाती थी। फोन काटने के बाद मैंने सफलतापूर्वक पालेउसी के हाथों को खून से बचा लिया। लेकिन जब जानिंग ने लू चांद की जोड़ी की ओर देखा तो उसकी निगाहें तुरंत फिर से ठंडी हो गईं। हालांकि उसने मुझसे वादा किया था कि वह पालेउ को मारने नहीं देगी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह इन टुकड़ों को छोड़ देगी। चून की जियांग युवा पूरे दिन व्यस्त रही थी। जाने से पहले वह थककर मेरे कान के पास झुकी और चेतावनी दी, जब मैं यहाँ नहीं हूँ तो किसी और के साथ खिलवाड़ करने की हिम्मत मत करना। उसके जाने के बाद शू जियाओयांग मेरे बिस्तर के पास तब तक रुकी रही जब तक कि वह नींद से नहीं हार गई। वह बिस्तर के किनारे ढह गई और सो गई। 1 घंटे बाद एक बार फिर एक प्राथमिक विद्यालय के छात्र की तरह जिसने कुछ गलत किया हो, वह चुपके से अस्पताल के कमरे में आए। क्या तुम ठीक हो? पहले बैठो। क्या तुम सच में मुझसे नाराज हो? हाँ, मैं वास्तव में बहुत गुस्से में हूँ। मुझे पता है कि तुम मेरी रक्षा करना चाहती हो, लेकिन तुम्हें पहले खुद की रक्षा करना सीखना होगा। दरअसल ये सब मेरी गलती है। काश मैंने चू याओ के साथ और अधिक सख्ती से निपटा होता। चू याओ वही था जिसने हत्यारे को काम पर रखा था। नम आंखों के साथ उसने मुझे बताया कि मास्टरमाइंड चू याओ था। जब तक ये 6 साल पहले का कोई दुश्मन मेरे लिए नहीं आ रहा था, मैं आखिरकार राहत महसूस कर सका। खुद को दोष मत दो, इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। तो क्या तुम अभी भी नाराज हो? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं कैसे जी पाती? लेकिन मैंने उसकी बीमारी को कम करके आंका था। उसके दिमाग में उस वाक्य को तुरंत जियाओयांग मेरे बिना नहीं रह सकता में बदल दिया गया। प्यूसी उत्तेजित होकर खड़ी हो गई और मुझे घूरने लगी। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती। रुको, जियाओयांग अभी भी यहाँ है। उसके बारे में भूल जाओ। जियाओयांग ने बस मुझे बिगाड़ दिया है, प्लीज। मेरी दयनीय चीखों के बाद पुसी आखिरकार होश में आई, जबकि शू जियाओयांग भी चौंक कर जाग गई। क्या हुआ? बस इसी तरह मुझे दूसरी बार ऑपरेशन रूम में धकेल दिया गया। उसी समय पालेउसी और जेनिंग के दबाव में जनमत पूरी तरह से फटने के बाद चू वाओ की छाती में छुरा घोंपने की हत्या की साजिश की खबर हर फ्रंट पेज पर छा गई। जानिंग ने अपने अधीनस्थ उस लड़के को फंसाने के लिए व्यवस्था की थी और सारा दोष लीवे पर मर दिया, जो पहले ही राख बन चुका था। चू याओ मूल रूप से खत्म हो चुका है। जहां तक मेरी बात है, इस भारी प्यार के कारण कल रात अस्पताल के बिस्तर पर मैंने लगभग अपनी जान गंवा दी थी, क्योंकि मेरा घाव फिर से खुल गया था। मुझे फिर से ऑपरेशन रूम में वापस धकेल दिया गया। पाले लूसी अपराधबोध के मारे फूट फूट कर रो रही थी। यहाँ तक कि शू जियाओयांग को भी, जो फटने वाली थी, मुड़कर उसे सांत्वना देनी पड़ी। रोना बंद करो, वह अब खतरे से बाहर है। जाओ थोड़ा आराम करो। रात के 2 बजे तक आखिरकार सब कुछ शांत हो गया। जब मैं जागा तो पहले से ही दोपहर हो चुकी थी। सबसे पहले मैंने जेनिंग की आकर्षक देह देखी। उसने मेरा सिर अपनी छाती से सटा लिया। उस लंबे समय से खोई हुई कोमलता ने मुझे लगभग खुद को खोने पर मजबूर कर दिया। लेकिन डॉक्टर की चेतावनी को याद करते हुए मुझे उसे पीछे धकेलना पड़ा। यह महिला सचमुच बहुत आकर्षक है। तब मैं जितनी बार उसके साथ होटलों में गया था, वह मेरी अन्य 4 पूर्व गर्लफ्रेंड्स की तुलना में कहीं अधिक था। 6 साल पहले की याद दिलाते हुए, एक बरसात की रात जब मैं सोफोमोर द्वितीय वर्ष का छात्र था, मैंने जियांग यू को विदा किया ही था कि मैंने एक गली में घावों से ढकी जानिंग को बचाया। शुरू में मैं सिर्फ वासना के वश में काम कर रहा था, उसे उस कमरे में वापस ले आया जिसे मैंने अपनी डेट के लिए किराए पर लिया था। लेकिन जैसे जैसे उसके घाव ठीक हुए, उसकी आंखों में भयानक हत्या के इरादे ने मुझे एहसास कराया कि मैंने किस भयानक चरित्र को बचाया है। वो यून सिटी के सबसे बड़े गिरोह शियांग गिरोह की नंबर 3 हस्ती थी। जानिंग ने मुझे बताया कि वह एक सत्ता संघर्ष हार गई थी और नंबर 2 हस्ती कोन लॉन्ग द्वारा उसका शिकार किया जा रहा था। उसने मूल रूप से अकेले अपनी मौत की ओर जाने की योजना बनाई थी, लेकिन शायद उस विदाई चुंबन के कारण, जैसे किसी के वश में होकर, मैंने उसे रोक लिया और चिल्लाया, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। मैं उन समस्याओं को हल करने में तुम्हारी मदद करूंगा। अगर हम जाएंगे तो साथ जाएंगे। उस रात हम एक हो गए और एक पागलपन भरी योजना बनाई। मैंने जानबूझकर कोंग लॉन्ग को ढूंढा, एक पैसे के भूखे काया होने का ढोंग किया। मुझे 1 मिलियन चाहिए। एक बार मेरे पास नकद आ जाए तो मैं तुम्हें बता दूंगा कि जानिंग कहाँ छिपी है। अहंकारी कोंग लॉन्ग स्वाभाविक रूप से झांसे में आ गया और खुद मुझे अपने अंडरग्राउंड बार में ले गया। जब मारपीट शुरू हुई तो मैं दयनीय रूप से एक मेज के नीचे छिप गया, कोंग लॉन्ग और उसके गुर्गों की तिरस्कारपूर्ण हंसी को सहन करते हुए। तब तक नहीं जब तक कोंग लॉन्ग इतना आत्ममुग्ध नहीं हो गया कि उसने अपनी सुरक्षा ढीली कर दी
और घेरा ढीला हो गया, तब मैं अचानक मेज के नीचे से झपटा, एक बोतल तोड़ी और एक भूखे भेड़िए की तरह सीधे उसके गले की ओर झपटा। मुझे अब ठीक से याद नहीं है कि तब मुझे कितनी चोटें लगी थी। मुझे केवल इतना याद है कि मैं खून से लथपथ था। जब तक मुझे होश आया, कोन लॉन की सांसें बहुत पहले ही थम चुकी थी। यही मेरे शांत बाहरी रूप के नीचे का रहस्य है। 6 साल पहले मैं पहले से ही एक बेरहम हत्यारा था। जा निंग तभी जल्दी में वहां पहुंची। जल्दी वापस स्कूल जाओ, यहाँ सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। बाद में उसने मुझे वापस कैंपस भेज दिया और उस गिरोह का पूरी तरह से सफाया करने और सभी निशान मिटाने में 3 महीने बिताए। तब से हम स्वाभाविक रूप से साथ रहे। निंग मुझसे 5 साल बड़ी है और वह अकेली थी जिसने शुरू में ही मेरी चतुराई को भांप लिया था। फिर भी उसने मुझे बिगाड़ना चुना। यहाँ तक कि 3 साल पहले जब मैंने यूनिवर्सिटी छोड़ा था, उसने बिना थके मेरी तलाश की थी। तब तक नहीं जब तक उसने मेरे चाकू लगने की ट्रेंडिंग न्यूज नहीं देखी। तब जेट निंग विदेश से उड़कर मेरे अस्पताल के बिस्तर के पास खड़ी हो गई। उसकी निगाहें इतनी कोमल थी कि लगा जैसे वे पिघल जाएंगी। इस बार तुम कब तक रुकने का इरादा रखते हो? मैं यूनिवर्सिटी में ही रुक रहा हूँ। दरअसल मैं पिछले 3 साल से एक मंदिर में हूँ। मैंने अपनी छाती ठोकी और उसके सामने कसम खाए। मुझे मठाधीश ने ज्ञान दिया है। अब से मेरा महिलाओं से मोह खत्म हो गया है। जा निंग नाराज नहीं हुई। इसके बजाय उसने अपनी नेकलाइन को थोड़ा नीचे किया, एक आकर्षक क्लीवेज दिखाया और मेरे कान में फुसफुसाए। मैंने अभी अभी एक विशाल वाटर बैग खरीदा है, इसे आजमाना चाहती थी। उस लंबे समय से खोई हुई आदिम इच्छा ने तुरंत मेरी सुरक्षा की दीवारें चकनाचूर कर दी। मैं बस बिना शर्त आत्मसमर्पण करने ही वाला था। जियाओयांग, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाना लाई हूँ। दरवाजे खुलने की आवाज के साथ जियांग यूई एक टियर लंच बॉक्स डिब्बों वाला टिफिन लिए अंदर आए। मेरा चेहरा लाल देखकर जियांग यूई के हाव भाव तुरंत भयानक रूप से काले पड़ गए। दोनों महिलाओं की निगाहें आग की तरह टकराईं। जा निंग ने जियांग यूई को उस व्यक्ति के रूप में पहचान लिया जिसने 3 साल पहले मुझे यूनिवर्सिटी छोड़ने में मदद की थी। नाराज होने के बजाय उसने वास्तव में तालियां बजाईं और प्रस्ताव रखा, जियाओयांग के डिस्चार्ज होने के बाद कैसा रहेगा? हम तीनों एक साथ यात्रा पर चले। जियांग यूई वहीं जम गई। उसने स्पष्ट रूप से इस अंडरवर्ल्ड बॉस के असीमित तर्क का अनुभव नहीं किया था। अस्पताल के कमरे की हवा जमी हुई महसूस हो रही थी। खुद को बचाने के लिए मैंने पागलों की तरह घोषणा की कि मेरा महिलाओं से नाता खत्म हो गया है। लेकिन अप्रत्याशित रूप से जियांग यूई ने मेरा साथ देने की इच्छा जताते हुए अपने दांत पीसकर कहा, समय आने पर मैं इस पर विचार करूंगी। इस चरम सहनशीलता ने मुझे उस कोमलता में लगभग पूरी तरह से डुबो दिया। मैं आंतरिक रूप से चिल्लाया, एक नायक ने मुझे बचा लिया। एक नायक वास्तव में आ गया। इसके अलावा 2 एक साथ आए। शू जियाओयांग और पी लूसी कमरे में घुसते हुए गाली दे रहे थे। उन्होंने तुरंत उस संदिग्ध माहौल को खत्म कर दिया। जब जा निंग ने फिर से उस थरीसम के विचार का प्रस्ताव रखा तो इन दोनों से बात करना इतना आसान नहीं था। जू जियाओयांग ने अपनी शर्म को गुस्से में बदल दिया। यह मत सोचो कि तुम सिर्फ इसलिए मनमानी कर सकते हो क्योंकि तुम घायल हो। उसने सीधे मेरे पैर की पिंडली पर निशाना साधा और उसकी अच्छी कुटाई कर दी। पलेउसी ने तो सीधे एक खंजर ही निकाल लिया। उग्र दिखते हुए उनकी कठोर प्रतिक्रियाओं को देखकर मैं बिल्कुल भी नाराज नहीं था। इसके विपरीत मैंने राहत महसूस की। यही वह हड्डियों को कपा देने वाली वास्तविकता है जिसने मुझे जा निंग और जियांग यूई की कोमलता में डूबने से बचाए रखा। हालांकि जा निंग का स्पष्ट रूप से वहीं रुकने का कोई इरादा नहीं था। उसने जानबूझकर अपनी संपत्ति दिखाने के लिए अपना कॉलर नीचे किया और चिल्लाया, जियाओयांग, तुम्हें किस तरह की पसंद है? मेरे जैसी या छोटी बहन जियाओयांग जैसी? स्वाभाविक रूप से एक पल के लिए मेरी आंखें शून्य हो गईं। इस क्रिया ने पूरी तरह से ततैया के छत्ते को छेड़ दिया। जियाओयांग, तुम सच में एक उथले आदमी हो। लड़कियों की चीखों के साथ मेरा घाव उम्मीद के मुताबिक फिर से खुल गया। जिन 10 दिनों में मैं अस्पताल में भर्ती था, चू और याओ ऐसा लग रहा था जैसे धरती से गायब हो गए हों। पुलिस ने उसकी संपत्ति फ्रीज कर दी और वारंट जारी कर दिया, जबकि जा निंग और जियाओयांग ने पूरे यूनिवर्सिटी को छान मारा, लेकिन फिर भी उसका कोई सुराग नहीं मिला। तब तक नहीं जब तक मेरे डिस्चार्ज होने के दिन जा निंग ने मुझे फोन नहीं किया। उसका लहजा खुशी से भरा हुआ था। जियाओयांग, चू वान याओ को पुलिस स्टेशन ले जाया गया है। वह छोकरा अब इतनी दयनीय स्थिति में है कि उसे देखना मुश्किल है। क्या हुआ? वह कहाँ मिला? तुम कभी अंदाजा नहीं लगा पाओगे वह पिछले कुछ दिनों में किस दौर से गुजरा है। पता चला कि भागते समय चू याओ को एक सेसान फैन ने पहचान लिया और पकड़ लिया। वह महिला प्रशंसक 150 सेमी लंबी और 160 किलो वजन की, पहले तो काफी विनम्र थी, लेकिन अपनी भावनाओं के ठुकराए जाने के बाद उसने उसके खाने में नशीला पदार्थ मिला दिया और लोहे की जंजीरों का उपयोग करके चू वाओ को एक विध्वंस क्षेत्र के एक परित्यक्त घर में बंद कर दिया। पूरे 8 दिनों तक चू वाओ एक टॉप टियर आइडल से एक कोने में बंद प्रदर्शनी की वस्तु बन गया। हर दिन वह केवल कुत्ते के कटोरे से बचा हुआ खाना खा सकता था। जब दरवाजा फिर से खुलता तो उसी के जैसे शरीर वाली पागल महिला प्रशंसकों का एक समूह अंदर आ जाता। वे रो रही थीं और चिल्ला रही थीं, ओप्पा, अब केवल हम ही तुम्हारे लिए बचे हैं। चू याओ के अस्त व्यस्त शरीर को लालची आंखों से चाटते हुए चू याओ की मानसिक स्थिति आखिरकार उस क्षण पूरी तरह से टूट गई। उसने अब अपना नकली सम्मानजनक व्यक्तित्व बनाए नहीं रखा। उसने प्रशंसकों की ओर इशारा किया और अनियंत्रित रूप से चिल्लाया, मैं तुम लोगों के साथ कभी ईमानदार नहीं था।
अगर यह मेरे उड़ाने के लिए तुम्हारे पैसों का ढेर नहीं होता तो मैं तुम्हारे साथ यह उबाऊ नाटक करने की जहमत क्यों उठाता। उसने गाली दी। मनोरंजन उद्योग की सबसे काली सच्चाइयों को बेरहमी से फाड़ दिया। खूनी अंदाज में उन महिला प्रशंसकों का जिनका विश्वदृष्टि टूट गई थी तुरंत गुस्से में आ गईं। उन्होंने फर्श से कुत्ते का कटोरा उठाया और उसे चुवान याओ के सिर पर जोर से दे मारा। फिर पागल कुत्तों की तरह वे उस पर टूट पड़ी, उसके शरीर को नोचने लगी। परित्यक्त घर में दयनीय चीखें गूंज उठीं। चुवान याओ आखिरकार उसी पागलपन के भीतर अपने सबसे पूर्ण विनाश से मिला जिसे उसने व्यक्तिगत रूप से पाला था। इसके तुरंत बाद पुलिस और निंग के गुर्गों ने लगभग एक ही समय में उस विध्वंस क्षेत्र की पहचान कर ली। जब पुलिस ने दरवाजा तोड़ा तो उनके सामने के दृश्य ने सभी को डरा दिया। पागल महिला प्रशंसकों का एक बड़ा समूह चुवान याओ के खिलाफ अनकहे यौन शोषण के कृत्य कर रहा था। इस बिंदु तक चुवान याओ का मानसिक संतुलन पूरी तरह से बिगड़ चुका था। वह एक कठपुतली की तरह लग रहा था जिससे छेड़छाड़ की जा रही हो। वे महिला प्रशंसक काबू में किए जाने से पहले भी पागलों की तरह पुलिस पर हमला कर रही थी। जब मैं जांच में सहयोग करने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंचा तो मुझे पत्रकारों का सामना करना पड़ा जो ये पूछ रहे थे कि क्या मैं चू याओ से नफरत करता हूं या नहीं। मैंने शांति से जवाब दिया कि मैं उससे बिल्कुल भी नफरत नहीं करता। वह और वे प्रशंसक सभी बीमार प्रशंसक संस्कृति द्वारा नष्ट किए गए पीड़ित थे। निगरानी मॉनिटर पर चू याओ पूरी तरह से खाली नजर आ रहा था। पुलिस ने कहा,